गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं हूं स्तुति सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्या एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है ना। अब देरी नहीं करना है, अब सुबह 8 बजे उठ के वीडियो देखने में आलस बिल्कुल नहीं करना है ना। और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। क्यों? एग्जाम आ गई है तो पढ़ाई करनी है ना। आज मेरा थोड़ा गला बैठा है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैं धीरे बोलूंगी, तो आप लोग अपने मोबाइल का साउंड थोड़ा सा बढ़ा लेना है ना। फिर मैं ठीक हो जाऊंगी तो वापस उसी तरह से फॉर्म में आ जाऊंगी। ठीक है, तो अपना अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये बता देती हूँ। आज का टॉपिक है हम लोगों का वन संसाधन। आज का टॉपिक होगा, है ना। आप लोगों को पता है कि हमारा जो ये हमारा जो सीरीज है एमपी का, ये हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं। जिसमें आप लोग हमेशा देखते हैं ना, कौन से हमारे यहाँ एमपी में दो संस्थाएं जो एग्जाम कराती है, कौन कौन? एमपी पीएससी और दूसरी कौन सी? पीईबी या फिर व्यापम। तो उसमें क्या क्या? एमपी पीएससी प्रीलिम्स, एडीपीओ, असिस्टेंट इंजीनियर, है ना। और व्यापम का कांस्टेबल, जो अभी जनवरी से उसकी भी डेट आ गई है ना, एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसके भी। उसके अलावा एमपीएसआई, पटवारी, है ना, और सब इंजीनियर, सब कुछ हम कवर करते हैं इस सीरीज के द्वारा। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है पूरा, क्या नेशनल पार्क्स वाला पढ़ लिया, उसके बाद अभ्यारण्य पढ़ लिया और जैव मंडल रिजर्व पढ़ लिया। आज आप लोग पढ़ोगे वन। वन आपका दो पार्ट में आने वाला है ना। ये क्या है? पार्ट वन है वन का। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। वन संसाधन, मध्य प्रदेश के वन संसाधन, पार्ट वन। चलिए, भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लिया जाए, इतना। ठीक है, चलिए। भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वन कहलाता है। पर्यावरणीय दृष्टि से 33% वनों का होना आवश्यक है। मतलब कि कहीं भी किसी भी जगह जंगल के अलावा, फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं ना, फॉरेस्टियल एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी? नॉर्मल किसी भी एरिया की। वहां कितने होने चाहिए वन? 33% होना चाहिए एक शुद्ध वातावरण के लिए। ये एक रिपोर्ट है, एक स्टैंडर्ड है, जिसको मेंटेन करने को कहा जाता है सभी देश को, सभी शहरों को, सभी जिलों को और सभी राज्यों को। ठीक है, भारत वन परिस्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में 77414 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। ऐसा नहीं है कि ये यूजलेस है। क्या है? 77414 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है? ये टोटल क्षेत्रफल है किसका? वन का। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कब के अनुसार? 2017 की रिपोर्ट के अनुसार से। ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 25.11%। तो क्या ये आइडियल है? क्या ये उतना है जितना कि होना चाहिए? बिल्कुल नहीं ना, हमें और वनों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, और है कितना? 25.11% है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने हैं अभी हमें। ठीक, तो क्या पता चल रहा है इससे? इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत अच्छा है। किस मामले में? फॉरेस्ट के मामले में, है ना। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, है ना। पूरे इंडिया में ये भी पढ़ते हैं अपन। तो ये पता चल गया, यहाँ पे जब इतना कम है, डिफरेंसेस हैं, तो बाकी जगह और कितनी खराब हालत होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। वनों का वर्गीकरण। अब किसी भी चीज के अध्ययन के लिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका क्लासिफिकेशन करते हैं ना। अब किन किन आधार पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो यहाँ पे लिखा है ना। क्योंकि किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हो सकते हैं ना। तो क्या क्या है ये? पहला, जलवायु के आधार पे, है ना। दूसरा क्या है? प्रशासन के आधार पे। तीसरा क्या है? प्रजातियों के आधार पे। और चौथा क्या है? प्रादेशिक आधार पे। अभी आप इन सभी को सेपरेट सेपरेट पढ़ने वाले हो, हर आधार पे कैसे किया गया है डिवाइडेशन। ठीक है, चलिए।
तो सबसे पहले किस आधार पे पढ़ रहे हैं हम लोग, वहां पे जो नंबर 1 लिखा था, किसके आधार पे, जलवायु के आधार पे। क्या है, वनों का वर्गीकरण। तो जलवायु के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है वनों को, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक। दूसरा उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तीसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो क्या क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय तो तीनों में कॉमन हो गया है ना। और अलग अलग क्या पढ़ा आप लोगों ने, पहले में पर्णपाती, दूसरे में अर्धपर्णपाती, और तीसरे में क्या पढ़ा आप लोगों ने, शुष्क पर्णपाती, है ना। तो पर्णपाती तीनों में है, ठीक है। और उसके बाद उष्ण कटिबंधीय भी तीनों में है, बस आगे क्या लग गया, ये सिर्फ पर्णपाती है, इसमें अर्ध पर्णपाती लग गया, और इसमें क्या लग गया, शुष्क पर्णपाती। किसके आधार पे हो गया ये, जलवायु के आधार पे, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले कहाँ शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों से, ठीक। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब यहाँ पे कितनी आवश्यक वर्षा है, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। आवश्यक वर्षा कितना है, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। जिस क्षेत्र में वर्षा होगी वो क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाएगा। यह सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं। कहाँ की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मतलब मध्य प्रदेश में कैसे सबसे ज्यादा वन मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन मतलब क्या, सीजनल अपने पत्ते गिरा देना। पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ते, और पाती मतलब गिरा देना, ठीक है। अगर आप वर्ड्स को तोड़ के देखोगे तो वैसे भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पर्णपाती वन मतलब क्या हो गया, ऐसे वृक्ष, ऐसे जंगल, ऐसे पेड़ जो क्या होता है, सीजन्स में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो आप लोग 3 तरह का पढ़े हो, एक पर्णपाती, तो ये क्या हो गया, ये अपने सारे इस अपने पत्ते गिरा देते हैं और फिर इस उस हिसाब से नए पत्ते निकलते हैं। उसके बाद अर्धपर्णपाती, उसमें ऐसे होंगे जो अपने आधे पत्ते गिरा देते होंगे। उसके बाद शुष्क पर्णपाती, उसमें क्या होगा, उसमें लगभग सभी पत्ते गिरा देते होंगे, एकदम सूखे सूखे से पेड़ के डंडे बस बसते होंगे, है ना। तो अभी हम लोग उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना है वर्ड सुन के, ठीक है। अब मैं उष्ण कटिबंधीय आपका पहले भी आया था, बताई थी मैं, है ना, कि मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। अब क्या है, ये ज्योग्राफिकल वर्ड है, उष्ण कटिबंधीय। ज्योग्राफी आप पढ़ोगे ना तो डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग को वर्ड पकड़ के चलना है, बाकी जो समझाने लायक वर्ड था पर्णपाती वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती के लिए कितनी वर्षा चाहिए, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की वर्षा, ठीक है। यह सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है मध्य प्रदेश में, इसी तरह के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इस वन के सभी वृक्षों की प्रजातियों पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती हैं। यानी सभी प्रजाति, चाहे जो भी प्रजाति हो, वो सभी क्या है, पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती हैं। पतझड़ मतलब क्या, वही पेड़ से पत्तों को गिरा देना, जो मैंने आपको पर्णपाती का अर्थ बताया था, वही क्या हो गया, पतझड़ हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी प्रजातियां आती है, तो कुछ के नाम दिए हैं, सारे तो लिखे नहीं जा सकते, है ना। जो उन मेजर मेजर के नाम दिए होंगे, जो क्या होंगे, जो ज्यादातर मध्य प्रदेश में पाए जाते होंगे। तो कौन कौन सी हो गई प्रजाति, सागौन, शीशम, नीम और पीपल, ठीक है। तो क्या आपको पता ही है, सागौन तो क्या सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में, है ना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र कौन सा है, किस एरिया में है ये वन सबसे ज्यादा, तो कहाँ पे है, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सागर, ठीक है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इनका फिक्स्ड जगह नहीं रहता है कि यहीं पे पाए जाएंगे, थोड़े से बिखरे बिखरे पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे ऐसे करके लोकेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, सीधे मध्य प्रदेश पे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अभी क्या हो गया, आप लोगों का उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कंप्लीट हो गया। अब क्या आ गया आप लोगों का, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, यानी ऐसे वन
जो कि आधे आधे से पत्ते गिराते होंगे ना, बहुत सारे पत्ते नहीं गिराते होंगे, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा, आवश्यक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये आपको वर्षा कुछ कॉमन सेंस लगा के पता चल जाएगा। जब आपने पर्णपाती पढ़ा तो 75 से 100 पढ़ा, ठीक है। अगर कहीं पत्ते गिर रहे हैं तो क्या होता है, पत्ते क्यों गिराते हैं पेड़, इसलिए गिराते हैं ना क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है तो पेड़ सूखने लगते हैं, तो पत्ते क्या करते हैं, पत्ते सूख के गिर जाते हैं, जैसे कि पेड़ को कम पानी की आवश्यकता पड़े। तो जिस एरिया में सबसे कम पानी होगा वहां पत्ते सबसे ज्यादा गिरेंगे। जहां उससे थोड़ा ज्यादा पानी होगा तो वो अर्ध पर्णपाती वाले में आ जाएंगे, उसमें थोड़े कम गिरेंगे। और जहां मतलब जहां थोड़े अच्छे पानी होंगे वहां पे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो ये उस हिसाब से आप समझ सकते हो। और पर्णपाती में ठीक ठाक पत्ते गिर रहे थे, ठीक है, तो वहां वर्षा कितनी हो रही थी, लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर। ये अर्ध पर्णपाती वन है ना, मतलब यहाँ पत्ते आधे गिरेंगे, कुछ ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे, थोड़े बहुत गिरेंगे। ठीक है, तो मतलब इस एरिया में क्या होगा, बारिश अच्छी खासी होगी। अब आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी खासी बारिश कहाँ होती है। हम लोग जब भूआकृतिक विभाजन पढ़े हैं, जलवायु पढ़े हैं, मैंने एकदम बहुत प्यार से बहुत अच्छे से ये चीज समझाई है, बिल्कुल कंसेप्चुअल समझाया है मैंने, है ना। किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश बढ़ती है और नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। तो मतलब कहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, पूर्वी दक्षिणी एरिया में। तो अगर मैं पूछूं कि इस तरह के वन कहाँ पाए जाते होंगे तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो, कहाँ, पूर्वी दक्षिणी एरिया में पाए जाते होंगे। अगर आप जो टॉपिक्स पहले भी पढ़े हो, हर टॉपिक को एक नया टॉपिक ना समझ के आप अगर हर चीज कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना तो आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी कॉमन सेंस से। हर चीज रटने की सीरियसली जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हम लोग अलग अलग सेपरेट टॉपिक में इसलिए बता देते हैं कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अरे इस टॉपिक के बारे में तो पढ़ा नहीं, ठीक है। तो कितनी आवश्यक वर्षा है यहाँ, 100 से 150 सेंटीमीटर। इस वन की आधी प्रजाति के वृक्ष बसंत आगमन पे पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब सभी प्रजाति के वृक्ष नहीं, आधे प्रजाति के वृक्ष, ठीक है। इसकी प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम और हर्रा इत्यादि आदि और भी होंगे, है ना। क्षेत्र कौन सा हो गया, क्षेत्र आपको मैंने बता ही दिया, कौन सा, पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है। अब दक्षिण, पूर्वी और दक्षिणी भी हो गया है ना, ठीक है, दक्षिणी एरिया भी आएगा, ठीक है। बालाघाट दक्षिण साइड ही हो गया ना। तो क्या क्या हो गया इसमें, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल और फिर आदि लिखा है उस एरिया के और भी, ठीक है, उसी तरह के और भी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत अच्छे से समझा रही हूँ मैं, किस तरह, कंसेप्ट के हिसाब से, है ना। जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, जो लोग सारे सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे, शुरू से पूरा देख रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या बोल रही हूँ मैं, है ना। इसीलिए सिर्फ एक टॉपिक देखने की बजाय कि ये टॉपिक नहीं बन रहा है देख लेते हैं, वो अच्छी बात है, देख लोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मेरा मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग पूरा देखो, तो उससे क्या होगा, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा मेरा जो दृष्टिकोण है वो आपको समझ में आएगा कि मेरा क्या तरीका है, उससे आपके लिए भी इजी हो जाएगा, है ना। तो जो अभी देखना शुरू कर रहे हो पूरा शुरू शुरू के वीडियोस भी देखेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब शुष्क कैसे होंगे, वो वाले एरिया होंगे जहाँ की वर्षा एकदम न्यूनतम होता होगा, है ना। सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे वो, है ना। तो वहाँ के पेड़ इतने सूख जाते हैं, है ना, पत्ते इतने सूख जाते हैं कि सारे पत्ते गिर जाते हैं और बस्ती क्या है, सिर्फ डंडिया डंडिया बस्ती है ना। तो क्या क्या हो गया इसमें, आवश्यक वर्षा, ये देखिए 50 से 75, है ना। अब आपको पता है कि ये सबसे कम ही होता है, किस एरिया में पाया जाता है, मध्य भारत के पठार के साइड होता है ना। सबसे कम वर्षा आप लोगों ने पढ़ा है जब आप पठार पढ़े हो, है ना। किस जिले में सबसे कम वर्षा होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए, बताइए किस जिले में मैंने बताया था और कितना सेंटीमीटर, बताइए। तब तक आगे चलते हैं, फिर आखिरी में बता रही हूँ मैं इस टॉपिक के, ठीक है। लिखिए, टाइप कीजिए फटाफट, किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है और कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो कटीले प्रजाति के वृक्ष होते हैं। अब कटीले तो हो ही जाएंगे, है ना। क्या, सारे पत्ते गिर गए तो क्या बचे, कांटे ही बचेंगे ना। तो क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, खैर, बबूल, पलास, बैर। अगर कुछ और नहीं देखे या पहचानते होंगे तो बबूल और पैर तो बिल्कुल ही पहचानते होंगे सब लोग,
पहचानते होंगे ना, बहुत कॉमन पेड़ है। तो कहाँ सबसे कम वर्षा होती है? भिंड में सबसे कम वर्षा होती है ना, कितना मैंने बताया था? 55 सेंटीमीटर। मध्य भारत के पठार में अगर पठार पूछा जाए, अगर जिला पूछा जाए तो क्या? भिंड। कितना? 55 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए क्षेत्र आ गया, तो क्षेत्र क्या, ये देखिए मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, है ना। भिंड भी होगा, अब ऊपर वाला एरिया है तो बहुत सारे हैं, कुछ आसपास के भी आते हैं ना, तो कुछ छूटेगा और इत्यादि आदि लिखा जाएगा, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि कोई स्पेसिफिक एरिया इतना सा नहीं है कि इतने से में इतना, है ना। सब चीज का प्रभाव पड़ता है ना, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, वर्षा का प्रभाव पड़ता है ना, तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। ये वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार छोटी पत्ती वाले होते हैं। तो क्या ये हम लोग को नहीं पता है? बिल्कुल पता है, ऊपर ही समझ लिया हम लोगों ने, है ना। कम वर्षा के कारण क्या होता है, ये कांटेदार हो जाते हैं, छोटी पत्ती वाले होते हैं। छोटी पत्ती किस लिए होती है? देखो बड़ी पत्ती रहेगी तो, अब देखो पेड़ को, बड़ी पत्ती को पालन पोषण के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, है ना। तो उसी प्रकार से ये अपने आप को बड़ा करते हैं, उसी तरह के पेड़ पाए जाते हैं उस एरिया में। इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, है ना। ठीक है। और सूख के फिर सारी गिर जाती हैं, तो क्या हो जाती है? कांटेदार हो जाती हैं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा ना अपना दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो इतनी टफ चीजें नहीं होती। अब क्या, ये थोड़ा सा कोर्स के बारे में जान लीजिए आप लोग। क्या है, प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, होगा। ठीक है। अभी जो आप लोग YouTube में देख रहे हैं, आप देख रहे होगे क्या लाइव क्लासेस चल रही है ना। तो वो क्या है, वो डेमो क्लासेस है, चाहे आप लाइव देख लो या फिर यहाँ आके देख लो, है ना। 3 तारीख से क्या हो जाएगा, 3 तारीख से प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगी। ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ? सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। तो हमारा प्लान क्या है इसमें? हमारा प्लान ये है कि 30 मार्च तक में हम पूरा कोर्स खत्म कर देंगे, और साथ में प्लस टेस्ट सीरीज भी खत्म कर देंगे, है ना। सब कुछ हो जाएगा कहाँ तक? 30 मार्च तक। मतलब आपको समझ में आ रहा है, इस पैक में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है आप लोगों के लिए। ठीक है। और फिर अब क्या, 31 जनवरी तक, 31, देखिए जनवरी गलत लिखा है, क्या होगा यहाँ पे? दिसंबर होगा। ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है ना। 31 दिसंबर तक अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं इस कोर्स के लिए, है ना, तो क्या होगा, आप लोगों को 15,000 रुपए की जो फीस रखी गई है उसमें आपको 5,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। तक की नहीं, 5,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। ठीक है। तो कितनी हो जाएगी आपकी फीस? आपकी फीस हो जाएगी ओनली 10,000। ठीक। और ये जो हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये जो क्लास है, इसमें क्या प्लान है? सिर्फ 50 लोगों को लेने का प्लान है। कितने? 50 लोगों को लेने का प्लान है ना। तो सिर्फ 50 लोगों के लिए जगह है, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं अगर ऑफलाइन बैच का हिस्सा आप लोग बनना चाहते हो तो। ठीक है। तो ये किसकी बात कर लिया हम लोगों ने? ये बात कर लिया हम लोगों ने प्रीलिम्स की क्लास की। इसके बाद अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? एक बार प्री प्लस मेंस के बैच की बात कर लेते हैं। ये प्री प्लस मेंस की बैच है ना। प्री कम मेंस रहेगा इसमें। ठीक है। इसका भी सेम है, क्या, प्रॉपर ये 3 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसका डेमो आप लोगों को यूट्यूब में भी मिल जाएगा जो लाइव चल रहा है, और आप ऑफलाइन भी इसका डेमो ले सकते हो, है ना। और अगर इसमें भी देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, जनवरी की जगह क्या होगा? दिसंबर होगा। 31 दिसंबर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको कितनी मिल जाएगी? इस पे 20,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। अभी कितनी फीस रखी गई है इसकी? 55,000 रुपए इसकी फीस है। अगर आप फिर इससे लेट करते हो, 31 दिसंबर के बाद लेते हो, तो क्या होगी? इस 20,000 की छूट आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है। इसमें भी हम लोगों ने कितनी सीट रखी है? इसमें भी हम लोगों ने 50 सीट ही रखी है। तो ठीक है, जिससे क्या, गुणवत्ता मेंटेन हो सके, है ना। ऐसे नहीं कि भीड़ कर लिए और फिर दिक्कत आ रही है पढ़ने में, जैसे 200 लोग भरे हैं क्लास में, तो क्या मतलब, है ना। तो 50 लोगों के लिए सीट है, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ऑनलाइन के बारे में तो मैं बताती ही रहती हूँ। क्या है हम लोग के ऑनलाइन के बारे में? ऑनलाइन का क्या है, प्री प्लस मेंस का कोर्स है, जिसमें प्री भी है और मेंस भी है। प्री भी है और मेंस भी है। कितने में है ये है 9,999।
ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है प्री प्लस मेंस के ऑनलाइन बैच की बात हो रही है, कोर्स की बात हो रही है। ये क्या है, इस ये इंग्लिश और हिंदी में आपको अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, और हिंदी में लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, है ना। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, उसके अलावा आपको पीडीएफ मिलेंगे, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, पीडीएफ, है ना। उसके अलावा आप सब लोग में से ये पूछते रहते हैं कि मैम ये जो आपकी क्लास है इसका कहाँ पे जा रहा है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, है ना। तो ये रक्षा एकेडमी के आपको उसमें एप्लीकेशन पे मिलेगी, है ना। जो 51 रुपीज वाला जो कोर्स है, 51 रुपीज वाला जो कोर्स है, जिसमें हम आप लोग को 36 टेस्ट दे रहे हैं, कितने, 36 टेस्ट दे रहे हैं, है ना। 51 रुपीज का है, उसी में आपका ये जो जितने भी यूट्यूब में आपके जो फ्री क्लासेस चल रहे हैं उन सभी के पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, इसी में मिलेंगे, 51 रुपीज वाले कोर्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब बहुत लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो अब ये अगर सुन लिए ध्यान से तो समझ में आ गई बात, है ना, बार बार पूछने का खत्म, ठीक। चलिए, तो अब किसके आधार पे देखते हैं वनों का विभाजन, प्रशासन के आधार पे वनों का विभाजन। तो प्रशासन के आधार पे भी वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, और तीसरा अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये दूसरे आधार पे पढ़ रहे हैं, एक आधार पे आप पढ़ चुके हो, ये कौन सा दूसरा आधार है, ठीक है। और इसमें भी 3 भागों में बांटा गया, और उसमें भी 3 भागों में ही बांटा गया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, शुरू कर रहे हैं आरक्षित वन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये कुल वनों का 65.36% है, कितना, 65.36%। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आरक्षित वनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन वन क्षेत्रों के प्रशासनिक नियम अत्यंत कठोर होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग जैव मंडल रिजर्व में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी क्या है, नियम है, ठीक है। आरक्षित वन के अलग रहेंगे, संरक्षित वन के अलग रहेंगे, और अवर्गीकृत वन अलग है, ठीक है। आप पढ़ोगे अभी तो आपको समझ में आएगा। तो क्या क्या आपने देखा, आरक्षित वन पूरे वन क्षेत्रफल का कितना है, 65.36%। इन वन क्षेत्रों के प्रशासनिक नियम अत्यंत कठोर होते हैं। आरक्षित वन क्षेत्रों में आवागमन की, मानवीय गतिविधियों की, पशुचारण की, लकड़ी काटना, ये सब क्या है, पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। तो ये सब अलाउड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ के नियम बहुत ही कठोर हैं। कहाँ की बात हो रही है, आरक्षित की बात हो रही है, ना कि संरक्षित की बात हो रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है इन्हीं कारण से होती है ना। किसकी बात हो रही है, आरक्षित वनों की बात हो रही है, जो कि मध्य प्रदेश में 65.36% है ना। प्रशासनिक नियम यहाँ के अत्यंत कठिन होते हैं। यहाँ पे कुछ भी पर्यटन हो, आवागमन हो, मानवीय गतिविधियां हो, पशुचारण हो, लकड़ी की कटाई हो, सब कुछ क्या है यहाँ पे प्रतिबंधित होती है, यहाँ पे ये सब अलाउड नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आरक्षित वन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई, है ना। नहीं तो आप अलग अलग क्लासिफिकेशन के साथ देखते रहते थे, है ना। मैं आपको जब नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पढ़ा रही थी तो मैं आपको बोली थी कि हम लोग आगे क्या वन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसी जगह बनाया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना, कि यहाँ के नियम ज्यादा कठोर होते हैं, चीजें हैं, है ना। अभ्यारण्य में थोड़े से हल्का फुल्का चलता है ना, जो भी है आना जाना या जो भी। तो मैं कही थी आप जब पढ़ने वाले हो जंगल, मध्य प्रदेश के वन पढ़ोगे तो अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संरक्षित वन, ठीक है। तो संरक्षित वन का क्या है, यह कुल वनों का 32.84% है, कितना, 32.84%। अब मैं ये बार बार क्यों बोलती हूँ, लिखा है, फिर मैं लिखने का क्या ही मतलब है, ये मतलब है कि एकदम
चला जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है ये सब चीजें, है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनते हैं, फालतू के डेटा नहीं है, बिल्कुल फालतू की बातें नहीं है, ठीक है, कि हाँ है तो है, अपन से क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये किसकी बात हो रही है, संरक्षित वन की। और आपने अभी क्या पढ़ा है, आपने अभी पढ़ा है आरक्षित वन इससे पहले, ठीक है। अब इसका प्रबंध प्रशासकीय देख रेख में तो होता है, ऊपर क्या पढ़े थे, प्रशासकीय देश देख रेख में होता है, और नियम क्या होते हैं, नियम अत्यंत कठोर होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसका प्रबंधन प्रशासकीय देख रेख में तो होता है, किंतु नियम कानून अधिक कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, आरक्षित वन में और संरक्षित वन में। आरक्षित वन में क्या आ रहा है, आरक्षित वन में आ रहा है नेशनल पार्क आ रहा है वहां पे, ठीक है। इसमें आवागमन की सुविधा रहती है, जो कि आरक्षित वन में मना किया था, ठीक है, परंतु इन्हें नष्ट करना दंडनीय अपराध माना जाता है। अब देखिए क्या लिखा है कि नियम कानून अत्यंत कठोर नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी उपद्रव कर दे जाके, है ना, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या है, मानवीय गतिविधियां रहती हैं, आवागमन की सुविधा रहती है, इजीली होती है, किससे कंपेयर टू नेशनल पार्क से आते जाते हैं लोग, वैसे भी नॉर्मल रहते भी हैं, ठीक है, वो सब एरिया आ जाएगा, है ना। कोर वाला एरिया जब आप जयमंडल रिजर्व जैसे पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो कोर के अलावा जो बाहर का एरिया पढ़ा था आपने, मैनिपुलेशन जोन, है ना, और ये सब, तो ये क्या सब इसी के अंदर आ जाएंगे, कि रहने वाले लोग भी, जो बस्तियां वस्तियां हैं, पशुचारण वगैरह, तो ये हल्की फुल्की चीजें सब संरक्षित वनों में होती हैं, ये सब एरिया आ जाएगा। जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वही किस में गया है, बस वो सिर्फ गया है आरक्षित वन में गया है, ठीक है। तो इन्हें नष्ट करना दंडनीय अपराध माना जाता है। यहाँ पशुचारण की सुविधा दी जाती है। वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अगर मेंस में ये क्वेश्चन भी आता है, आरक्षित वन और संरक्षित वन में अंतर लिखे, या फिर नेशनल पार्क और नेशनल, और या फिर ये अभयारण्य, ठीक है, नेशनल पार्क या फिर अभयारण्य, सेंचुरी कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में, इन दोनों में डिफरेंस, तो एक डिफरेंस तो ये भी मिल गया आप लोग को, है ना, कि एक आरक्षित वन के अंदर आता है और दूसरा अभयारण्य किस में आता है, संरक्षित वन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बचा है, अब बचा है आप लोगों का तीसरा क्या, अवर्गीकृत वन, यानी ऐसे वन होंगे वो अवर्गीकृत वन, जो ना कि आरक्षित वनों में होंगे और ना ही संरक्षित वनों में होंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा उसके बारे में। अवर्गीकृत वन, यह बेहद कम मात्रा में, लगभग, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं होते हैं, लगभग जो आपको बताया जा रहा है ना, थोड़ा बहुत पॉइंट में ऊपर नीचे होंगे, आपको अलग अलग जगह थोड़ा बहुत अलग अलग मिलेगा। कहीं कहीं लगभग के आगे 2% लिख देते हैं ना, कि ये लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये भी 1.80 है, मतलब 2 के आसपास ही है ना। लेकिन क्या अभी मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, यह बेहद कम मात्रा में, लगभग 1.80% है। इन वनों पे प्रशासन का ध्यान कम है। इन वनों में पशुचारण एवं आवागमन की सुविधा रहती है। इच्छा अनुसार यह वन काटे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, कि इसमें गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, जो कभी कभी किसी के घर के आसपास या किसी एरिया में, या खुद के बनाए हुए जंगल रहते हैं, या छूटे हुए बचे हुए, वो वाले उसमें लोग अपने हिसाब से करते हैं, कितनी भी कटाई करते हैं, पशुचारण करते हैं, या कुछ भी करते हैं ना। तो ये क्या, इनका जो भी ये मात्रा वो बहुत कम है, लगभग 2% है, 1.80% है, ठीक है। और आरक्षित और संरक्षित वन के में क्या था, कि सरकार की बहुत कड़ी नजर रहती है इन दोनों में, ठीक है। तो आज इतना ही। एक बार ऊपर जो आप विभाजन देखे थे ना, वो आप देख लीजिए कि किस हिसाब से हम लोगों ने वो किया है। एक मिनट। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया वो देख लोगे आप एक बार, फिर उसके बाद ये खत्म करते हैं कि आप कहाँ तक पहुंच गए हो। तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, आप देखिए, वनों का वर्गीकरण,
ठीक है, इसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया? इसमें आपने पढ़ लिया जलवायु के आधार पे वर्गीकरण आपका कंप्लीट हो गया है। और फिर दूसरा क्या? प्रशासन के आधार पे वर्गीकरण। अब आपका क्या बचा है? आपके दो वर्गीकरण और बचे हैं। क्या क्या? प्रजातियों के आधार पे वर्गीकरण और प्रादेशिक आधार पे वर्गीकरण। ठीक है, तो अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कल? प्रजाति के आधार पे वर्गीकरण पढ़ेंगे और प्रादेशिक आधार पे वर्गीकरण पढ़ेंगे, प्लस प्लस वो भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वन के जो भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने एमपी में। ठीक है, ना कि पूरे देश की बात हो रही है, एमपी की बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा जो भी वन से संबंधित फैक्ट रहेंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक वन लाइनर या जो भी संस्थाएं रहेंगी, तो पार्ट 2 में आपका वन खत्म हो जाएगा, 2 पार्ट्स में है। ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, मेरी बातें समझ में आती हैं और लगता है कि सीरीज चलते रहनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, और कुछ डाउट आए तो कमेंट करें, और अप्रिशिएशन कमेंट भी बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू।